हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है हम कर रहे हैं हिस्ट्री का रिवीजन और आज है क्लास 6। अगर कोई चैनल पर नया है तो मैं बता दूं हमारी टीजीटी एसएसटी की प्रैक्टिस सीरीज शुरू हो चुकी है और आज डे 6 है। इससे पहले हमने 5 क्लासेस कर ली हैं और एग्जाम तक हम पूरी एसएसटी का रिवीजन कर लेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप मेरे साथ एसटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब समय ना गवाते हुए हम अपने आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास से सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप सबको पता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते का जिक्र हमें हमारे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, और सत्यमेव मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अशोक स्तंभ में सारनाथ अशोक स्तंभ जो सारनाथ में है उसके नीचे सत्यमेव जयते को अंकित किया गया है। यह हमारे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति तो मैंने आपको कई बार बताया है, RVPK के नाम से आप याद रखना। पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो यहाँ पर हमसे पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पूछी है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल काउंसिल हुई थी राजगृह में अजात शत्रु के टाइम पर, और उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। सेकंड हुई थी वैशाली में उस समय जो शासन था वो था कालाशोक का। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र के समय अशोक का शासन था। और फोर्थ हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, और उस समय का शासक था कनिष्क। तो ये बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इनका प्लीज ध्यान रखना। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में हमसे पूछा गया है। तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर आपको पता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पहले थे ऋषभ देव, 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें और लास्ट जैन धर्म के तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। ये वही राजगृह है जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल था अजात शत्रु का। फिर फिर राजा जो मगध साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे, उज्जैन उज्जैन ने अपनी कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर ली थी। तो इसका सही आंसर है राजगृह। पहले थी राजगृह, उसके बाद उसने पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको पता है मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था मेगास्थनीज। और उसने पाटलिपुत्र का जिक्र किया है अपनी पुस्तक में, पाटलिपुत्र का, जिसमें उसने बताया है कि इसमें 500 से ज्यादा पिलर और 64 द्वार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग का युद्ध, ये तो बहुत फेमस युद्ध है। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ कहाँ था? कलिंग कहाँ है? कलिंग है आज के वर्तमान उड़ीसा में कलिंग है।
और कलिंग कहा जाता है कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि वहां पर लाशों लाशों का ढेर देखकर एक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोई पहाड़ है, पर्वत है। तो इतनी लाशों को, इतनी नरसंहार को देखकर अशोक का दिल पिघल गया था, और उसने फिर धम्म की नीति अपना ली थी। तो इसका वर्णन हमें 13वें शिलालेख में मिलता है, कलिंग के युद्ध का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और कहा किसने था इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? वीएम स्मिथ ने। वीएम स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा था क्योंकि वो लगातार उसकी विजय हो रही थी, लगातार वो युद्ध जीत रहा था, इसलिए उसने समुद्रगुप्त को, वीएम स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और हमें समुद्रगुप्त की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो समुद्रगुप्त एक राज दरबारी हुआ करता था, हरिसेन। हरिसेन ने समुद्रगुप्त, हमें जानकारी मिलती है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में, प्रशस्ति में प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, जो हरिसेन द्वारा लिखित है। और हरिसेन था समुद्रगुप्त का राज दरबारी। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसोंग आया था, ये आगे ऑप्शन कटे हुए हैं। चीनी यात्री हेनसोंग आया था, ना तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में। हर्षवर्धन के कार्यकाल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। और उसने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। वो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही रोल में नालंदा विश्वविद्यालय में रुका था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गुप्त शासक कुमार गुप्त ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी बहुत बार पूछा जाता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पाल शासक धर्मपाल ने। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन किस दक्षिण भारतीय राज्यों की मुख्य विशेषता थी? तो स्थानीय स्वशासन का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? स्थानीय स्वशासन का जिक्र मिलता है हमें उत्तर मेरूर अभिलेख में। उत्तर मेरूर अभिलेख में जो और उत्तर मेरूर अभिलेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है किन शासकों की? तो वो है चोलाज की। चोलाज की स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलती है, जो दक्षिण भारतीय राज्यों की मुख्य विशेषता थी। यहाँ पर 400 से अधिक कर बताए गए हैं इसमें, उत्तर मेरूर अभिलेख में। तो सही आंसर है चोल। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? मेन तो है अजंता की गुफाओं में, तो अजंता की गुफाएं किस धर्म से प्रसिद्ध? अजंता की गुफाएं है कहाँ पर? तो अजंता की गुफाएं है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिसका नाम बदल कर अब कुछ और कर दिया है, अभी फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बुद्धिज्म के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर अजंता की गुफाओं में बुद्ध के चित्र प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। हड़प्पा नामक प्राचीन स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और मोहनजोदारो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। तमिल भाषा की प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसने लिखा था? बहुत ही फेमस महाकाव्य है साउथ का, जो तमिल भाषा में लिखा गया है और जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। इसको लिखा था इलांगो आदिगल ने। शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल द्वारा रचित है और बहुत ही फेमस महाकाव्य है। शीतलाई एक और नाम आता है शीतलाई सतनार। शीतलाई सतनार ने लिखा था मणिमेखलई। मणिमेखलई ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
मणिमेखलई नामक काव्य की रचना की थी शीतलई सतनार ने। और शिल्पाधिकारम की रचना की थी इलांगो आदिगल ने। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सफल प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? जब भारत पर मुस्लिम या अरब आक्रमण कहें हम 712 ईस्वी में, तो उस तब भारत में किसका नेतृत्व था? तो तब भारत में था मोहम्मद बिन कासिम का नेतृत्व। और कुतुबुद्दीन ऐबक का तो आपको पता है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। और मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया कर लगाया था। जजिया कर किन पर लगता था? ये गैर मुस्लिमों पर लगता था जजिया कर। और जिसको आगे चलकर अकबर ने जजिया समाप्त किया था। फिर उसके बाद औरंगजेब ने फिर लगा दिया, वो अलग कॉन्सेप्ट है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर किसे माना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा काम नहीं कर पाया उस पर, तो उसको रियल फाउंडर माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने बहुत काम किए थे दिल्ली सल्तनत में, तो रियल फाउंडर इल्तुतमिश को माना जाता है। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था फाउंडर दिल्ली सल्तनत का। उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान दिल्ली सल्तनत में कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग किसने बनवाया था? दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जिसको जिसको मूर्ख शासन भी कहा जाता है, मूर्ख शासक भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में कृषि के विकास के लिए उसने अलग विभाग बनवाया था, दीवान ए अमीर कोही। ये विभागों के नाम, अ, सेनापतियों के नाम ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना आपको पता है सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। इब्राहिम लोदी लास्ट मुगल शासक था। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई बहुत ही फेमस है। पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जो युद्ध के समय युद्ध मैदान में मौत हुई थी उसकी। अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर की तरफ से लीड कर रहे थे बैरम खां। अकबर और हेमू की लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अगला क्वेश्चन, भारत में रुपया सिक्का और जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में रुपया, जो अब हम रुपया चलाते हैं ना, उस रुपये को चलाया था उस टाइम शेरशाह सूरी ने। और जीटी रोड भी उसी ने बनवाया था, जिसको आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। तो ये शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित है। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, जो गैर मुस्लिमों पर लगता है। अकबर ने दास प्रथा समाप्त की थी, जजिया कर समाप्त किया था, और तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया था। शाहजहाँ के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, जहांगीर के दरबार को, जहांगीर के शासनकाल को। अकबर ने दीन ए इलाही नामक विचार धर्म की शुरुआत कब की थी? तो दीन ए इलाही की शुरुआत की थी अकबर ने 1582 में। 1564 में उसने वो ए, दास दास कर दास प्रथा, तीर्थ कर, जजिया कर और 1 करोड़ था, अभी मेरे दिमाग से स्किप हो गया, वो खत्म किया था। 1575 में उसने एक इबादत खाना बनवाया था। और 82 में दीन ए इलाही नामक विचार की शुरुआत की थी। और ध्यान रखना, दीन ए इलाही नामक इस धर्म को मानने वाला जो पहला हिंदू था, वो था बीरबल। बीरबल बीरबल का ओरिजिनल नाम था महेश दास। महेश
दास। दीन ए इलाही की शुरुआत हुई थी 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद और लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? पुरंदर की संधि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1665 में शिवाजी महाराज और मुगलों की तरफ से लीड कर रहे थे जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, जिसमें शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे और फिर जाकर 74 में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक, विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक है रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद के उद्वैत विशिष्ट अद्वैतवाद के और अद्वैतवाद के संस्थापक है शंकराचार्य। उद्वैत द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य। विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध राजा राजा कृष्णदेव किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे तुलु वंश थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ करता था राजा कृष्णदेव। राजा कृष्णदेव के बारे में तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कहा है कि वो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, जो तुलु वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। प्रसिद्ध इटालवी यात्री निकोली कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। और विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर शासन के फाउंडर थे हरिहर और बुक्का। और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है कृष्णदेव राय को। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। आया कैसे था? वो अफ्रीका के केप होप गुड होप के जरिए, अफ्रीका के जो केप होप गुड होप था, पहले उधर पहुंचा। उधर उसको मिला गुजरात का नाविक अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद की सहायता से वो भारत तक पहुंचा था। और जब वास्को डी गामा भारत आया था तो भारत में कालीकट आया था, तो वहां का राजा था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने वाला प्लासी का बैटल किस वर्ष लड़ा गया? तो प्लासी का बैटल लड़ा गया 23 जून 1757 को। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला हार गया था। हारा क्यों था? क्योंकि उसके ही सेनापति मीर जाफिर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था। तो इसका सही आंसर है 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1764 के बक्सर, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, तो अभी हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने तो प्लासी के युद्ध को लीड किया था। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध को लीड किया था 1764 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस लेके आया था। और वोरेन हेस्टिंग्स ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये शायद पहला वायसराय था भारत का। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। थॉमस मुनरो ने शुरू की थी रैयतवाड़ी। और हॉल्ट मैकेंजी ने की थी महालवाड़ी। और इन सेटलमेंट ने किसानों की दशा बद से बदतर कर दी थी। तो इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस। अगर टाइम पीरियड पूछे तो 1793 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लेके आया था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड रिपन के समय
इलबर्ट बिल और वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सब आए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की थी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से रिलेट करते थे। और ज्योतिराव फुले ने की थी सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर बैन लग चुका था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था उस समय वायसराय। राजा राम मोहन राय ने बहुत, और इनको आधुनिक युग का निर्माता, नव युग का निर्माता भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। गुलामगिरी के लेखक, गुलामगिरी 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। जिसने वो थे, अभी मैंने आपको बताया, ज्योतिराव फुले ने की थी, जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में, बॉम्बे के गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल सोसाइटी, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी मुंबई में। और 72 प्रतिनिधि वहां पर आए थे। शुरू की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, अधिवेशन हुआ था उसमें। और अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और सेक्रेटरी थे ए ओ ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है ए ओ ह्यूम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विभाजन हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। और नरम दल और गरम दल वापस से फिर एक मंच पर आ गए 1916 के लखनऊ पैक्ट में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी महात्मा गांधी ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और बाल गंगाधर तिलक का आपको पता है गरम दल के नेता थे। बाल, लाल और पाल गरम दल के नेता थे। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। और बाल गंगाधर तिलक थे। और एक एनी बेसेंट ने भी 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ले लिया, वापस ले लिया? इसके ऑप्शन कटे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 4 फरवरी नहीं है, ये 5 फरवरी है। 5 फरवरी। चोरी चोरा कांड में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड हुआ था। वहां पर 22 पुलिस कर्मियों को एक साथ पुलिस थाने में आग लगा दी थी। तो 22 पुलिसकर्मी एक साथ जल के मर गए थे उसमें। तो इस घटना के और गांधी जी थे अहिंसावादी। तो इस हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की थी? 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार ने, ये क्वेश्चन फिर आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने और केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटाई थी। चोरी चोरा वाला भी दोबारा आ गया, ये तो ऊपर हो गई थी। 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने क्यों किया था? साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। और उस समय साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। और तो वो नारे लगाए थे तब लाठीचार्ज हुआ उन पर। नारे लगाते हुए आदमियों पर लाठीचार्ज हुआ। और लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी लगने से ही हो गई। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय नहीं गए। तब लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सर पर लगी हुई एक एक लाठी
ब्रिटिश शासन की साम्राज्य में कील की ताबूत का काम करेगा। कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ? 1929 में लाहौर में रविंद्रनाथ टैगोर ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। 1938 हरिप्रा अधिवेशन को का जो अध्यक्ष था वो सुभाष चंद्र बोस, और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे त्रिपुरी अधिवेशन में, और उसके बाद उन्होंने अपनी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 में आपको पता है 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च किस तारीख को शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 12 मार्च 1930 को, और ये पूरा हुआ 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च, इसमें 78 अनुयायी थे महात्मा गांधी के साथ। इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। पुन्ना पैक्ट 1932 का पुन्ना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1932 में जो पुन्ना पैक्ट हुआ था वो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल में थे, और जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे वो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की वो स्थापना करने की कोशिश कर रहे थे। तो महात्मा गांधी पुन्ना वहां यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे थे, तब महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच ये प्रसिद्ध पुन्ना पैक्ट हुआ, और दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल नहीं, पर दलितों को आरक्षण आरक्षण जरूर मिला था इस पैक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बस इसमें है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपका अच्छा रिवीजन हो रहा है, ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे एस टेस्ट तक। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।